स्वागत है आपका यूपीपीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग पे क्रॉनिकल के इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं 2025 के यूपीपीसीएस के मेंस में क्या पूछे जा सकते हैं और उनका एक मॉडल आंसर क्या होगा। हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट नंबर 15 की और जीएस फर्स्ट पेपर है और इसी टेस्ट के श्रृंखला में 14 हो चुके हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो थोड़े से पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से है। आर्ट एंड कल्चर में हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्किटेक्ट में चोल और पल्लव शासकों का क्या कंट्रीब्यूशन है। एक ट्रेडिशन है, आर्किटेक्ट्स है, उसके बाद स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, तो उसी के श्रृंखला कड़ी में ये है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट मोहनदास करमचंद गांधी से कैसे इफेक्टेड हुआ। पिछले 10 सालों के आईएएस के पेपर को उठा के देखे तो नेशनल मूवमेंट में गांधी जी अभी भी सेंट्रल में है। गांधी जी के पहले, गांधी जी के बाद आइडियोलॉजी बेस्ड सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा और नेशनल मूवमेंट गांधी जी से कैसे इफेक्टेड हुआ। तीसरे प्रश्न को ध्यान दें। तीसरा प्रश्न है इंडियन नेशनल मूवमेंट से कि ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के लेवल पर मुस्लिम नेशनलिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ये चीजें रही हैं। चौथे प्रश्न को देखें तो भारत का विभाजन क्यों हुआ, वो चर्चा की गई है। ये चारों प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस में हिस्ट्री का सेक्शन सबसे ज्यादा होता है तो उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है। पांचवें प्रश्न को देखिए, केसेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट की बात की गई है। रशियन रेवोल्यूशन के कारण क्या है, एक रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके बाद से फ्रेंच रेवोल्यूशन और चाइनीज, इस तरह के प्रश्न अल्टरनेटिव आते ही आते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि जो मैरिन रिसोर्सेस है उसका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो ज्योग्राफी का ये प्रश्न है, लगभग आता ही आता है। ठीक उसी तरह रिस्पॉन्सिबल फैक्टर सुनामी के लिए, अब इस तरह के मरे हुए सवाल भी आ ही जाते हैं कभी कभी। आठवां क्वेश्चन भी है, फॉरेस्ट रिसोर्स से पूछा है कि दक्षिण गोलार्ध और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में कैसे फॉरेस्ट हैं। तो साउथ हेमिस्फीयर और साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज में फॉरेस्ट रिसोर्सेस एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसे प्रश्न आते ही हैं। साउथ एशिया में ह्यूमन माइग्रेशन का क्या स्टेटस है। ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल मैंने डाला है, क्योंकि हाल के दिनों में यूपीपीसीएस में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं, खासकर माइग्रेशन को लेकर के या अन्य और चीजें के लिए, जो समझ से बाहर के होते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है। और 10वां सवाल है, भारत में जो पॉवर्टी का नेचर है वो स्ट्रक्चरल है, एनालिसिस करिए। मतलब गरीबी जो है वो संरचनात्मक है, उसके बारे में बात करना है। क्यों संरचनात्मक है, मतलब भारत की समाज की जो भी सामाजिक संरचना है उससे गरीबी कैसे जुड़ी हुई है। 11वां प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से है। जैसा कि रहता है, जो भी कल्चर में पेंटिंग से रिलेटेड आर्ट है उसको या उसकी एनालिसिस करनी है। शानदार प्रश्न है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है कि पेंटिंग से जुड़े हुए कितने एस्पेक्ट हैं और उनका अपना एक कैरेक्टर है। जैसे मधुबनी पेंटिंग का कैरेक्टर है, मुगल पेंटिंग का है, कांगड़ा पेंटिंग का है। उसी तरह भारत में कितने पेंटिंग के मेजर पार्ट हैं और दूसरा उनका अपना क्या कैरेक्टर है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पॉपुलर सवालों में से एक, उनके बारे में कमेंट करना है। मेजनी काबुर गोरावेल्डी और बिस्मार्क और विक्टर एमेनुअल के कंट्रीब्यूशन। फिर नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण, नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति का बेटा, यहाँ पतन या नेपोलियन की देन। 14वें प्रश्न को देखें, शानदार प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में है ये। आरक्षण का, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया के सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत गहराई से कनेक्टेड है, उससे जुड़ा हुआ है। आरक्षण की अवधारणा भारत के सामाजिक आर्थिक संरचना से गहराई से जुड़ा है। इतना शानदार प्रश्न है कि दिल खुश हो गया। हाल के दिनों में आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार के गतिरोध बन रहे हैं,
उसको देखते हुए एकदम सोसाइटी के इंटरनल पार्ट से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आगे, फेमिनिज्म, हाल के दिनों के ऐसे को दिखाइए, नए युग की नारी एक मिथक है, तो यहां पूछा है फेमिनिज्म का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कमेंट करिए। शानदार प्रश्न। आगे देखिए, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी बताइए आइडियोलॉजिकल स्तर पर। साम्यवाद, पूंजीवाद से लेकर के क्या नाम है, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में इक्वलिटी और डिफरेंसेस। फिर है मॉनसून कैसे एक्टिव होता है और यह इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। 18 नंबर देखिए, वायुपिंड क्या है, एयर मैसेज का और उसके टाइप्स और उसका इंपैक्ट। और 19वें नंबर है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी के पॉलिसियों से इंडिया की सोसाइटी कैसे इफेक्टेड आई है, क्रिटिकली एनालाइज करिए। और 20वां प्रश्न है कि इंडिया के सोसाइटी में जो भी पॉवर्टी के मेजरमेंट से रिलेटेड मेथड्स हैं उसमें कई तरह की खामियां या उसके अंदर कई तरह की समस्याएं विद्यमान है, परीक्षण करें। अब ये 20 प्रश्न है, पूरा देखिएगा तो यूपी का ट्रेंड कुछ ऐसे ही है और इन्हीं में से हम बातचीत करेंगे कि इन सारे प्रश्नों को कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। स्टेप बाय स्टेप इसके कंटेंट को रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहली बार कहा है और आज भी कह रहा हूं कि आज भी आप ये लिखना या ये सीखिए कि उत्तर को कैसे लिखते हैं। ये मत सीखिए कि कैसे चीजों को किया जाता है, उत्तर को कैसे लिखें ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं के ऊपर आपको अपनी चीजों को लिखना है। तो शुरुआत करते हैं और इसके लिए मैंने खुद हैंड रिटन किया है, जैसा कि आप सब जानते हैं। पूछ रहा है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव्स एंड चोला रूलर्स इन आर्किटेक्ट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो भारत के स्थापत्य कला के विशेष संदर्भ में पल्लव्स वो पहले ऐसे किंग्स हैं जिन्होंने स्टोन को काट काट के आर्किटेक्ट डेवलप किया, पहली बात। दूसरा, उसका एक अन्य और मेथड उभर करके आया जब चोल्स आए और उन्होंने उस द्रविड़ शैली को एकदम शीर्ष पर पहुंचाया। यही दो एस्पेक्ट है। तो आपको यह जानना है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव्स किंग इन आर्किटेक्ट और कैसे पल्लव्स किंग के ट्रेडिशन को चोलोज ने और आगे बढ़ाया। तो अगर आप ये देखेंगे तो नो नीड टू इंट्रो एंड कंक्लूजन। सबसे पहले पल्लव शासकों के बारे में लिखेंगे कि रॉक कट आर्किटेक्ट, रथ, टेम्पल, स्ट्रक्चरल टेम्पल और इनका कैरेक्टर। यही 4 लाइन लिखना है आपको। हालांकि 125 शब्द में 4 लाइन से लिखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव रूलर्स, स्टाइल, एग्जाम्पल्स एंड कैरेक्टर। पैरा चेंज करेंगे और फिर उसमें बताएंगे कि चोलास का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो चोलास में भी आप आएंगे स्टाइल, एग्जाम्पल एंड कैरेक्टर। या फिर शिखर नहीं, विमान शैली के मंदिर जो शिखर पे जाके पहुंचे, यहाँ पोस्ट डालना था। गोपुरम, इनकी क्या टेक्निक्स रहे और इसमें टेम्पल में क्या पेंटिंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा और इसके 1-2 मंदिर के उदाहरण। देखिए है तो 9 पॉइंट हो गया, लेकिन आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट देना है। इन सारे चारों पॉइंट को आप 2-3 लाइन में समेट दीजिए। पत्थरों को काट के बनाया गया, ये मंदिर वो मंदिर, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पल्लव शासकों का स्थापत्य अगर 200 शब्दों में आता है तो इसी चीज को एक्सटेंड कर देना, मतलब करना होगा। आपके आंसर में ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक उसी तरह जब चोलास के बारे में बात करेंगे तो आपको बताना होगा कि चोलास ने पल्लवों के स्टाइल्स को आगे बढ़ाया। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट गांधी जी से कैसे इफेक्टेड हुआ। तो अगर आप मूवमेंट को ध्यान के देते हैं तो गांधी जी के पहले तो एक टाइम पीरियड है जिसको हम लोग मानते हैं उदारवादी। गांधी जी के पहले एक टाइम पीरियड था जिसको बोलते हैं उग्रवादी। ये भी दोनों का टाइम ड्यूरेशन जानते हैं। फिर इसी के साथ साथ कुछ ऑन भी है जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और भी है जिसको बोलते हैं पीपल रिवोल्ट।
इसके अलावा एक और भी है जिसको बोलते हैं पीजेंट स्ट्रगल या पीजेंट मूवमेंट या रिवोल्ट, जो भी कह ले। कहने का मतलब है ये गांधी जी सेंटर में है और ये चक्र आगे भी चलता जाता है जब गांधी जी के पैरेलल समाजवाद, साम्यवाद, सांप्रदायिकता, फेमिनिज्म, ट्रेड यूनियनवाद और भी कई तरह के आइडियोलॉजिकल मूवमेंट चलते रहते हैं। तो भारत की राजनीति में मोहनदास करमचंद गांधी, ये लोगों आपने देखा होगा, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन है आइडियोलॉजी के स्तर पर। तो आइडियोलॉजी क्या क्या है? दूसरा, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज किया चवनिया संस्था के रूप में। ठीक उसी तरह आइडियोलॉजी में ये बात करते हैं एक राज की जिसको बोलते हैं राम राज। फिर इसी तरह ये बात करते हैं खादी की। फिर ये बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक इसी तरह कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। तो गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी का लोगों से जुड़ाव, गांधी जी के नेतृत्व की शैली, गांधी जी के संगठनात्मक दृष्टिकोण, शासन व्यवस्था के ऊपर उनकी जो सोच है, ये सारी चीजें उभर के आती हैं जो लिबरल पीरियड में नहीं दिखाई देती है और जो एक्सट्रीमिस्ट में भी नहीं दिखाई देती है, जो पीपुल्स रिवोल्ट में भी नहीं दिखाई देती है, जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में भी नहीं दिखाती है और पीजेंट्री स्ट्रगल में भी नहीं दिखाई देती है। इट मीन्स लोगों के साथ उनकी कनेक्टिविटी कैसी रही। और अगले 50 सालों तक मोहनदास करमचंद गांधी सक्रिय रहते हैं 1947 से 1917 से 47 तक। यही बातें लिखनी है। खासकर आईएएस के पेपर को उठा के देखें तो सिर्फ गांधी जी के ऊपर दर्जनों सवाल बन चुके हैं और आगे भी बनते जाएंगे। तो यही चीजें, थॉट्स आपको लिखने हैं। क्या लिखेंगे? आइडियोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी, कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनके जो सामाजिक विषय हैं, विमर्श हैं, वो क्या है, उनकी खुद की लाइफ स्टाइल और उनकी आइडियोलॉजी, खासकर स्वदेशी, शिक्षा, पंचायत, खादी, कुटीर उद्योग, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रामराज। करना क्या है? तो इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। प्रश्न आगे भी कई रूप में आ सकता है कि बिना गांधी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चलता, या फिर गांधी जी की देन, या गांधी जी की वैचारिक सक्रियता, या फिर संघर्ष विराम संघर्ष, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन, पीपुल रिवोल्ट या पीपुल मूवमेंट बदलने में गांधी जी की भूमिका। क्यों गांधी जी जन स्तर पर स्वीकार्य हुए, या क्यों राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी की स्वीकार्यता बढ़ी। इन सारे प्रश्नों के मूल में यही सारे फैक्ट होंगे या यही सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो कई रूपों में आएगा। हमेशा याद रखिएगा, आजकल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं वो है आइडियोलॉजी पर, आइडियोलॉजिकल बेस। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर वही दे सकता है जिसने एनसीईआरटी और बिपिन चंद्रा को समझा है। फैक्ट रटेंगे, क्वेश्चन को रटेंगे, आई थिंक कितने क्वेश्चन को रटेंगे, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि गांधी जी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे तो उनको ऐसे लिखना है, तो मेरे हिसाब से कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तीसरा देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट में लीडरशिप के लेवल पर मुस्लिम राष्ट्रीयता की भूमिका का परीक्षण करें। डिस्कस द मुस्लिम नेशनलिज्म एट द ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप लेवल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये जब बात होती है ना, तो कई सारे चरण हैं जिनके माध्यम से आप बता सकते हैं। कैसे? एक, मुस्लिम राष्ट्रीयता का उदय होता है 1857 के बाद। 1857 के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में सैयद अहमद खान आते हैं। तो कशीम बेनती और रशीद गंगोही, देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी साथ साथ आता है। फिर उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। उस समय सारे जमींदारों का वर्चस्व रहता है। 1911-12 के आसपास मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रहता है। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर फिर आते हैं अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, खिलाफत का जोर पड़ता है। 20 तक आते आते कम्युनल राइट्स होने लगते हैं जिसके वजह से विवाद होने लगता है। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग पर आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, फिर उसके बाद आते हैं अल्लामा इकबाल। 30 के दशक से मुस्लिम लीग अल्लामा इकबाल के नेतृत्व में एक अलग इस्लामिक राष्ट्र की मांग करती है। फिर उसके बाद जिन्ना का नेतृत्व आता है और लगभग 40 के बाद
खासकर वो एक अलग पाकिस्तान की मांग उभर करके सामने आती है। इसी के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रीयता में कुछ पॉजिटिव लोग भी हैं, जिसमें मौलाना आज़ाद भी हैं, फिर उसके अलावा अंसारी भी हैं, और उसके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पैरेलल जामिया बना उसके भी हैं, जाकिर हुसैन भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको इसी में बांधना है कि मुस्लिम नेशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर कम से कम 4 ऑर्गेनाइजेशनों के बारे में लिखना होगा। अलीगढ़ देवबंद दारुल उलूम मुस्लिम लीग एंड जमात ए उलेमा हिंद, फतवा जारी करने वाली संस्था। ये 4 संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद बताएंगे मुस्लिम नेशनलिज्म में लीडरशिप सैयद अहमद खान और गंगोही और बेनतवी, मतलब एएमयू और फिर देवबंद, फिर लिबरलिज्म वाले और नेशनलिज्म वाले, फिर इकबाल जिन्ना बनाम मौलाना आजाद। अब इसी के बारे में आपको बताना है, थोड़ा सा और बताएंगे तो कैसे सुधारवादी रहा, रिफॉर्मर रहा, फिर उसके बाद 1920 से कम्युनल थोड़ा सा, फिर एक प्रेशर ग्रुप में रहता है, फिर सेपरेटिस्ट मूव में रहता है, और फिर एक टोटली कम्युनल मूवमेंट के रूप में बदल जाता है। शानदार प्रश्न है जो आपको यहाँ बताना है, जो आपको बता रहा है कि मुस्लिम नेशनलिज्म का ग्रोथ कैसे। इसको सबसे अच्छा बेहतर तरीके से लिखा है सुमित सरकार ने। बिपिन चंद्र की किताब पढ़ करके आप आईएएस के जीएस के उत्तर को आप नहीं लिख सकते। जिसने सुमित सरकार को थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा अच्छे से समझ बनाया है, या आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो जितने भी नेशनल मूवमेंट है उसमें आइडियोलॉजिकल रोल क्या रहा है उसमें उससे बेहतर कहीं नहीं दिया है। तो एक बार 24 या 25 पेज का कंटेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जितने आइडियोलॉजिकल मूवमेंट मॉडर्न इंडिया में है उनको तैयार करिए। अगले कुछ प्रश्न उससे ही आएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, चौथे प्रश्न को, उन कारणों की चर्चा करें जिनसे भारत का विभाजन संभव हो सका। ध्यान रखिएगा, हाल के दिनों में जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चेंज आया है वो नेशनल मूवमेंट और मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर और पार्टीशन को लेकर भी है। इसमें कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है। 4-5 पॉइंट है, दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे एक तो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसमें आप जिन्ना और सावरकर दोनों को रख लें। तीसरा कम्युनल पॉलिटिक्स और उससे जन्मे हुए अनफेथफुल की स्थिति। चौथा जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे वो। पांचवा मुस्लिम लीग की नैरो माइंडेड पॉलिसी, और फिर कांग्रेस लीडरशिप का फेलियरनेस। ये 5 से 6 पॉइंट है। हालांकि जरूरत तो 4 ही पॉइंट के हैं, इससे ज्यादा अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फंसने के चांसेस हैं। तो मुस्लिम राष्ट्रीयता को इतने ही तक लिमिटेड करिए। अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर क्या कारण था, तो मैंने भी बताया कि कोई भी घटना घटती है तो ऐसे नहीं घटती है। पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करने वाला केसेस था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। खिलाफत तुर्की के टुकड़े हुए, 50 देशों का उदय हुआ। कभी तुर्की के अधीन रहे ग्रीस और आर्मेनिया की भी आजादी घोषित हुई। स्पेन में वो मारकाट मचा, ईसाइयों ने मुस्लिम समाज के लिए त्राही त्राही मचाई, और इसी से पूरे वर्ल्ड की मेंटलिटी आई। डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ लीजिए तो बोलते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बनना तय है। फिर उसी तरह जो नए पाकिस्तानी विचारक हैं वो भी यही कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर से जो क्रिएशन हुआ उसका असर पड़ा। इसी वर्ल्ड वॉर के बाद इकबाल जब यूरोप गए और उन्होंने देखा, तब उन्होंने कहा कि अब भारत में भी एक इस्लामिक देश बनने की जरूरत है। फिर जिन्ना को आगे किए, फिर उसी तरह इस्लामिक राष्ट्रीयता डेवलप हुई। पाकिस्तान के दर्जन भर लेखकों की बात कहेंगे तो वो भी यही कहते हैं। और हाल के दिनों में एक नई आइडियोलॉजी उभर के आई है कि सोवियत संघ का जन्म हो गया, इसलिए सोवियत संघ से टक्कर लेने के लिए पाकिस्तान बनाना पड़ा। ठीक है भाई, पाकिस्तान तो बन गया, फिर बांग्लादेश काहे बना? तो ऐसी कुछ चीजें हैं, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आप इन सारे सच्चाइयों को छोड़िए और भारत का विभाजन क्यों हुआ, यही 4-5 पॉइंट याद रखिए। जो कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा है, जो कुछ भी बिपिन चंद्र ने लिखा है, पढ़िए और इसको लिख के नंबर पाइए, एसडीएम बन जाइए। इसके चक्कर में मत पड़िए। अगला क्वेश्चन है, रशियन रिवॉल्यूशन के कारण और परिणामों की चर्चा करें। 2 चीजें हैं, कारण और परिणाम, और इसको 125 में समेटना है। कैसे समेटेंगे? तो याद रखिए कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन का क्या कारण रहा। तो कारण के रूप में यही 4-5 कारण है। क्या? रूस की इंटरनल स्टेटस जो निरंकुश जारशाही रही, कैसे वो क्या तानाशाही करते रही है। फिर उसके बाद रूसी सोसाइटी के जो अंदर डिस्प्यूट्स थे, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो उसका इम्पैक्ट आया उससे।
रसिया जापान वॉर हुआ जिसमें जापान ने रूस को उठा के पटक दिया। और फिर उसके अलावा एक और भी बताई जाती है, खूनी रविवार, मर्जी हो तो डाल दीजिए। और वैचारिक समूह जो है लेनिन से लेकर मार्क्सवाद तक का, वो सारी बातें आएंगी, ये कारण हुआ। परिणाम की बात करें तो आप फिर बताइएगा कि शासन का अंत हो गया, सेपरेट्स हुए, फिर कम्युनिज्म वाले एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई, कम्युनिज्म फिलॉसफी इंप्लीमेंट हुई और कम्युनिज्म वाले फिलॉसफी का ग्लोबल इंपैक्ट हुआ, रिजल्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। यही 4 पॉइंट करना है। अब एक बार प्रश्न और आईएएस में आया था कि रूसी क्रांति से भारत कैसे प्रभावित हुआ, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो हालांकि ये प्रश्न संविधान का है, लेकिन बताना होगा कि रशियन रिवॉल्यूशन से भारत में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी डेवलप हुई, फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात आई, फिर सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया, फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात हुई। रशियन रेवोल्यूशन से ही डीपीएस और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों हमारे हैं। रशियन रेवोल्यूशन का ही इंपैक्ट आता है कि एक योजनाबद्ध विकास या प्लान्ड वे डेवलपमेंट पॉलिसी आई, लेबर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया, इसी से नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, और एक ये भी आया कि आम लोगों का शासन हो गया, स्टेट का वेलफेयर फेस। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, आईएएस में बहुत पहले एक बार आया था कि रूसी क्रांति के क्या परिणाम हुए, भारत कैसे प्रभावित हुआ। तो कई बार क्वेश्चन को वो लोग घुमा देते हैं, जैसे रूसी क्रांति का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, हो सकता है अगली बार पूछ दे यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, तो आपको बताना पड़ेगा कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी हुआ तो रसिया एकदम पावरफुल आया, और रसिया के पावरफुल होने से ही इंडिया का कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली आया और इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो गई उसी ट्रेन के ट्रैक में बिछाते वक्त। तो कई बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडिया इफेक्टेड हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इफेक्टेड हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले टर्की जो उस्मानी खिलाफत है उसके टूटने से इंडिया इफेक्ट हो रहा है। तो क्या इटली और जर्मनी के एकीकरण से नहीं हो रहा है? नेपोलियन जब पूरे नेपोलियन पूरे यूरोप को रौंद दिया, और वो जब भारत पर अटैक करने वाला था, रूस तक घुस चुका था, और रूस से घुसते हुए वो इंडिया आने वाला था, तभी तो भारत में सहायक संधि लागू हुई। अगर नेपोलियन नहीं रहता तो वेलेस्ली भी नहीं रहता, ना सहायक संधि होती, ना अंग्रेजों का प्रत्यक्ष भारत पे शासन होता। नेपोलियन नहीं रहता तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारी कनेक्टिविटी है जो आपको निकालनी पड़ेगी, कहीं जब भागने की जरूरत नहीं है। वही बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी और वही अर्जुन देव एनसीईआरटी का वर्ल्ड हिस्ट्री, 2 किताब पर्याप्त है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन थिंग इज दैट कि आप इसको लिखेंगे कैसे। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप करना, पढ़ने का काम कम करिए और थोड़ा लिखने का काम ज्यादा करिए। आगे आइए, अगला प्रश्न। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि इंडिया के मैरिन रिसोर्सेस का स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैरिन रिसोर्सेस आते हैं, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, तो हिंद महासागर का स्टेटस है, देखिए क्या है, ये पूछ तो रहा है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप बताइए उसमें कि हिंद महासागर में इंपैक्ट है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, कनेक्टिविटी और डिप्लोमेसी के लिए जरूरी है, और ईपीजेड के लिए है। थोड़ा और देख के ले लीजिए, तो ट्रेड के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, फिशिंग के लिए, मिनरल्स के लिए, टूरिज्म के लिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रहेगा तो ये श्रीलंका है, ये मालदीव है, ये हिंद महासागर है, ये जहाज भी जाते हैं, यहाँ से बॉम्बे हाई से खनिज भी निकाला जाता है, तो कनेक्टिविटी भी है, ट्रेड भी है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 200 नॉटिक मील का ईपीजेड भी है। एक बार मैप बना करके इसी तरह चीज़ों को लिख लीजिए आप, ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आप आराम से लिख सके। क्योंकि 100 अभी हम लोग इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि क्रूज पर बैठ के छुट्टियां मनाने जाए, वो भी दिन आएगा। तो इस तरह की चीजें हैं, नॉर्मल सा प्रश्न है। सुनामी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के बारे में बताइए, थका हुआ प्रश्न है, इसमें क्या बताएं, सुनामी काहे आती है। तो सुनामी के यही 4 कारण हैं। एक तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके तहत जो अर्थक्वेक आता है। दूसरा, समुद्र के अंदर जो विस्फोट होता है, वोल्केनो। फिर उसी तरह भूस्खलन भी होते हैं, और उल्का पिंड कुछ ऊपर से गिर जाए, जिसमें से हम लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, किससे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। थोड़ा बहुत विस्फोट वाली भी स्थिति आई है। थका हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, 8वें प्रश्न काफी अच्छा है। फॉरेस्ट रिसोर्स के
डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं, और यहाँ गोलाई की जगह गोलार्ध होगा। दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में क्या स्टेटस है, इसके बारे में बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मैप पर ध्यान देते हैं तो पूछ रहा है एक तो साउथ ईस्ट एशिया और इस वाले बेसिन के ऊपर। तो यहां पर देखिए अफ्रीका है और यहां पर साउथ अमेरिका है। तो यहां पर अमेजन बेसिन है, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। यहां पर देखिएगा तो कांगो बेसिन है, और यहां पर भी देखिएगा तो ऐसे है, उष्ण कटिबंधीय यहां पर है। और जब साउथ ईस्ट एशिया पूछ रहा है तो यहां पर भी कई सारे पेड़ पौधे हैं जो कि पाम ऑयल और फॉरेस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आप चाहें तो मैप भी बना सकते हैं, बट मैप बनाएंगे सुंदर सुंदर लिखेंगे तब तक टाइम निकल जाएगा। तो बेहतर है लिखने की आदत डालिए। कैसे लिखा जाता है ये ध्यान दीजिए। पहले पैरा में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले नो नीड टू इंट्रो एंड कंक्लूजन। दक्षिणी गोलार्ध में तो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया भी है जो छूट गया था मुझे बोलने में। फिर साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और मलेशिया के बारे में, फिर बताएंगे रेन फॉरेस्ट और बायोडायवर्सिटी के सेंटर हैं और मैंग्रोव वन। ये 3 पॉइंट नीचे 3 पॉइंट ऊपर। थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस से जो इस क्वेश्चन में जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले कोई भी प्रश्न जो भी होंगे उससे यही पूछे जाएंगे कि इन सारे फॉरेस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो एक बायोडायवर्सिटी के सेंटर हैं, कार्बन सिंक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, और अमेजन को तो लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, और ये रेन वाले फॉरेस्ट है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट आर बीइंग सीन एज साउथ एशिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन। मतलब दक्षिण एशिया में माइग्रेशन की क्या स्थिति। शानदार प्रश्न है। अब पूरे इस दक्षिण एशिया को देखिए तो आपको कुछ अजीब चीजें दिखाई देंगी। मान लीजिए दक्षिण एशिया में हम हैं, तो इधर से रोहिंग्या घुस रहे हैं, इधर से तमिल शरणार्थियों का मुद्दा है, फिर इधर देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो इधर से लोग इधर जा रहे हैं, फिर खदेड़े जा रहे हैं। एक तो ये सीन जा रहा है दक्षिण एशिया का। चाइना नहीं है क्योंकि वो ईस्ट एशिया में आता है, और फिर ये साउथ ईस्ट एशिया वाले में नहीं है। फिर इसमें पूरे जगह को देखिए तो एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम उत्तर प्रदेश के गांव से निकल के आ रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली वाले जा रहे हैं लंदन, और लंदन वाले जा रहे हैं चांद पे। तो एक तो माइग्रेशन इंटरनल भी है और एक तो माइग्रेशन एक्सटर्नल भी है। दूसरा, सब जगह आपको झुग्गी झोंपड़ी आपको दिखाई देगी, मतलब स्लम पॉपुलेशन जबरदस्त हो रहा है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल कल्चर्स हैं, लैंग्वेज है, और इसको प्रमोट करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फिल्मों का। भारतीय फिल्में पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं क्योंकि वहाँ पर इंटरटेनमेंट नहीं होता, इमोशन नहीं होता। जूते दो पैसे लो, दूल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, ऐसे जो फिल्में बनती हैं, परिवार, विवाह, नातेदारी, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। तो हमारी एक अपनी संस्कृति है जो कि अब तो बॉलीवुड उतना प्रमोट नहीं करता वोकेज्म के चक्कर में। तो पूरे माइग्रेशन कई सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। गांव से लोग शहर, शहर से लोग दिल्ली, दिल्ली के लोग लंदन। तो एक इंटरनल माइग्रेशन है, एक्सटर्नल भी है। दूसरा, स्लम पॉपुलेशन जबरदस्त बढ़ रहा है। तीसरा, रिफ्यूजी क्राइसिस भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है कास्ट और रिलीजन का। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो यहां पे चेंज आ रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। अभी इंदौर में वाटर क्राइसिस जबरदस्त दिख रही है, ठीक उसी तरह चेन्नई भी है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा वैसे वैसे ढाका, मालदीव, चेन्नई जैसे नए नए जो भी सेंटर्स हैं या सिटीज़ हैं जो 200 साल में डेवलप हुए हाल के दिनों में, उनके ऊपर भी क्राइसिस आएगी और वहां से भी माइग्रेशन बढ़ेगा। है ना कितना शानदार प्रश्न। अब ये सारे पहलुओं को आपको एक उत्तर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, मैंने तो समझा दिया और आप समझ भी गए कि दक्षिण एशिया में माइग्रेशन कैसे हो रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए, हमारी अगली पीढ़ी दिल्ली से लंदन जाएगी, उसकी अगली पीढ़ी चांद पे जाएगी। तो एक ये माइग्रेशन हो रहा है। स्लम भी उसी तरह है, ठीक उसी तरह अर्बनाइजेशन भी कुछ खास इलाकों पर है। पॉपुलेशन का
एक तरीके से केंद्रण भी उसी तरह है। तो ऐसे कई तरह की चीजें हैं। माइग्रेशन साउथ एशिया, अब ये दो चीजें पूछ रहे हैं तो आपको बताना होगा कि सबसे पहले इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, या फिर अर्बनाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण और आधारभूत संरचना के ऊपर कैसे दबाव पड़ रहा है माइग्रेशन से। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इनके अलग आ रहे हैं, कैसे किस तरह। ह्यूमन और हेल्थ से जुड़े चैलेंजेस भी अलग हैं, क्लाइमेट चेंज का भी ऐसे है। अब थोड़ा सा ये तो हो गया, ये मैंने इंटरनल डाला है कि कैसे गांव से शहर, शहर से महानगर। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, गरीबी भी है, जलवायु प्रभाव भी है। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कैसे, नौकरी में कॉन्फ्लिक्ट है, मजदूरी को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, लाइफ स्टाइल को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। स्लम कैसे, अवैध प्रवास भी बढ़ रहा है। लैंग्वेज, बॉलीवुड और अन्य, और विस्थापन मालदीव का एक उदाहरण है, और आगे भी। मतलब इतनी सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई आपके आंसर में होना चाहिए। क्रमबद्धता कैसे लेके आएंगे, तो सब पे एक एक लाइन आप लिखेंगे कि इस पूरे दक्षिण एशिया में क्या इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है। दूसरा, अर्बनाइजेशन से किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं। तीसरा, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आ रहा है। चौथा, ह्यूमन के हेल्थ से जुड़ी हुई क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ह्यूमैनिटी और हेल्थ से। और पांचवा, क्लाइमेट चेंज का माइग्रेशन पर क्या असर हो रहा है। मैं लिखा हूँ, मुझे याद है एक एक चीज, सारी चीजें की। माइंडसेट अगर क्लियर होगा तो हर चीज क्लियर होगी। तो ये याद रखिएगा, ये समझाने के लिए है और आपको बताने के लिए है। अगले प्रश्न को देखिए। भारत में गरीबी की स्थिति संरचनात्मक रूप से उलझती जा रही है, विश्लेषण करें। The situation of poverty in India is becoming structurally complex. Analysis it. थोड़ा सा इस प्रश्न को देखिए। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इसी तरह उसके बाद यूनिसेफ, कई तरह की संस्थाएं हैं जो कह रही हैं कि भारत में अब गरीबी घट रही है। दूसरी तरफ क्राई है, क्राई जैसी संस्थाएं कर रही हैं कि भारत में कुपोषण भी बढ़ रहा है, भारत में असमानता भी बढ़ रही है। ठीक उसी तरह ऑक्सफोम लगातार बताता है कि भारत में अमीर और गरीबी की खाई बढ़ रही है। इसी तरह नीति कमीशन भी है जो बताता है कि पॉवर्टी हमारी कम हो रही है। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो एक सब्सिडी दी जा रही है खान पान में, वो क्यों हो रही है। तो गरीबी की संरचना उलझती जा रही है। तो उलझन का कारण क्या है, मेन बात यही है, उलझन क्यों हो रहा है। यही सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना है। उलझन इसलिए हो रहा है कि गरीब कौन है मुझे पता नहीं, गरीबी दूर करने की जो भी योजनाएं हैं वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर पॉवर्टी को डिक्रीज करने वाले जो प्लान है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। पॉवर्टी को दूर करने के लिए जो भी एक्ट वगैरह बने हैं या फिर जो भी चीजें बनाई जा रही हैं उसका भी फुलफिल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। और मतलब भारत में कुल कितने गरीब हैं इनका कैलकुलेशन अभी भी डिस्प्यूटेड होके दिख रहा है। अब हम कैसे कहें कि मोदी जी वोट जीतने के लिए वोटर्स को घूस दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। तब आपको बताना है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, फिर बताइए कि मैसिव डिक्लाइन कैसे हुआ है, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये तीन चीजें हैं जो गरीबी को बताती हैं। और उलझन क्या है, तो डाटा के ऊपर डिबेट हो रहा है, बढ़ती इकोनॉमिक अनइक्वलिटी के ऊपर हो रहा है, और जो ग्लोबल रिपोर्ट हैं वो कंक्लूड कुछ और करते हैं। कुल मिलाकर के पॉवर्टी का जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो क्यों उलझते जा रहा है, इस पे पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या है, गरीबी दूर करने के उपाय बताइए, या गरीबी की क्या स्थिति है, नीति आयोग ने क्या कहा। ये तो ट्रेडिशनल चीजें हो गई। ये पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कुल कितने गरीब, गरीबी कम, फिर एनएफसी की आवश्यकता क्यों, और ग्लोबल रिपोर्ट क्या कहते हैं, क्या कहता है वर्ल्ड बैंक, नीति कमीशन, चाइल्ड राइट एंड यू, क्राई, यूनिसेफ, फ्यो। इसमें से किसी भी दो तीन के रिपोर्ट को लेकर के आप डिस्कस कर लें तो हो जाएगा। आगे आर्ट एंड कल्चर का सबसे बेहतरीन प्रश्नों में से एक, कि भारत में जो अभी
चित्रकला शैलियां हैं वो अपनी अभिव्यक्ति से अपने विशिष्ट लक्षणों को कैसे प्रकट करती हैं। द पेंटिंग स्टाइल ऑफ प्रिवलेंट इन इंडिया रिवील्स देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक थ्रू देयर इंप्रेशन। मतलब जो भी इंडिया की पेंटिंग आर्ट है उनका क्या कैरेक्टर है, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जो भी इंडिया के पेंटिंग आर्ट हैं उनका कैरेक्टर पूछ रहा है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब बात होती है इंडिया के मेजर पेंटिंग स्टाइल और उनकी फीचर्स की बात, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे, यहाँ पर आपको इंट्रो लिखना होगा कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एक इंडियन एंड आर्ट कल्चर में पेंटिंग एक मेजर पार्ट है। फिर आप बताएंगे मधुबनी पेंटिंग बिहार, उनके कलर और उनका कैरेक्टर। फिर बारली चित्रकला महाराष्ट्र, ये ट्राइबल, मतलब आपको बताना है मेजर पेंटिंग स्टाइल ऑफ इंडिया एंड देयर कैरेक्टर। फिर आप बताएंगे कि ट्राइबल ग्रुप के द्वारा और जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन है उनको करते थे। फिर तंजौर तमिलनाडु, ये जितने भी जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं उनके बेस पर हिंदू गॉड को पेंटिंग होती है। फिर पट्टचित्र उड़ीसा, कैनवस पर जगन्नाथ कल्चर को उगाया जाता है। मुगल, ये फारसी एंड इंडियन पेंटिंग का मिक्सअप रूप है। पहाड़ी में आ जाइए तो कांगड़ा और किशनगढ़ी, राधा कृष्ण और वणी और ठड़ी, ये दो शब्द आना चाहिए। कालीघाट कलकत्ता से है, काली मंदिर से जुड़े हुए आसपास है। कलमकरी आंध्रा, ब्लैक प्रिंटेड कॉटन पर इंडिया के पौराणिक जो भी कहानियां हैं या रिलीजियस स्टोरी हैं उनको। कंक्लूड क्या करना है कि मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन पेंटिंग कि ये प्रकृति और आध्यात्मिक विषय को प्रकट करते हैं, पौराणिक कहानियों को प्रकट करते हैं और डेली लाइफ के लाइफ स्टाइल को भी सामने लेके आते हैं। कहने का मतलब है कि भारत के प्रमुख ये 8 मेजर चीजें हैं जिनके बारे में जानना है। कोई भी आर्ट एंड कल्चर की चीजें उठाएंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी, और उसमें अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सारे पेंटिंग का कैरेक्टर समझ में आएगा। और आप लोग क्या करते हैं, रटते हैं, बसावन कौन था, मुगल चित्रकला संस्थापक किसको कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग की कौन पेंटर रही हैं, क्या है कैसे, नहीं, उस तरह के प्रश्न बहुत कम आते हैं। इनफैक्ट अब आईएएस और पीसीएस में तो आते ही नहीं है। मेन थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट पर जाइए, पल्लव्स ने, चोल्स ने आर्किटेक्ट में क्या किया। उसी तरह पेंटिंग्स में इंडिया में कौन कौन से पेंटिंग्स डेवलप हुए और उस पेंटिंग का कैरेक्टर क्या है। जैसे मैंने एक पेज में लिखा है, 8 से 10 लाइन का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, 3 से 4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य और तरीका अडॉप्ट करेंगे तो समस्या आएगी। आगे 12वें नंबर पर आइए, उन कारणों की चर्चा करें जिससे जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ, या फिर डिस्कस द रीजन दैट पेव्ड द वे ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो जर्मनी एंड इटली का एकीकरण कैसे हुआ, आइए डिस्कस करते हैं। तो अब इटली के एकीकरण में सबसे पहले बताना होगा मेजनी, काबूर और गोराबेल्डी। एक तो ये लीडरशिप में 3 है। फिर उसके बाद से विक्टर एमेनुअल जो है राजा हैं, और फिर उसी तरह उसमें 2-3 और फैक्ट हैं, क्रीमिया का युद्ध, और इटली के 6 से 7 राज्यों में एक राज्य है जिसको बोलते हैं सर्डिनिया और पिडमेंट, उनके नेतृत्व में हो। जैसे जर्मनी के एकीकरण में ऑटो फॉन बिस्मार्क हैं, प्रशा जैसे स्टेट भी हैं, और एक वहां के राजा हैं, और 3 बड़े युद्ध हुए हैं और उन्हीं युद्ध के बारे में बताना है, एक ऑस्ट्रिया से, एक डेनमार्क से और एक फ्रांस से। यही 4-5 चीजें आनी है। अब 200 शब्दों में 100 शब्द आपको इटली पे लिखना है, नॉट 100, लगभग 90 वर्ड, और 90 वर्ड आपको देना है जर्मनी पे, और 10 ऊपर इंट्रो में और 10 कंक्लूजन में। क्या लिखेंगे, तो आपको बताना होगा इटली के एकीकरण में आइडियोलॉजिकल लीडरशिप में मेजनी, काबूर और गोरावेल्डी, जिसमें आइडियोलॉजिकल में यंग इटली। फिर उसके बाद काबूर और विक्टर एमेनुअल की भूमिका रही। सार्डिनिया और पिडमेंट स्टेट जिनके नेतृत्व में इटली का यूनिफिकेशन हुआ। गैरीबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान रहा, रेड शर्ट अभियान। और सबसे बड़ी बात है 1861 से 1870 के बीच में इटली का तो एकीकरण हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी क्रीमिया का युद्ध।
जिसको कहा जाता है यूरोप के सबसे निरर्थक युद्धों में लड़ा गया एक युद्ध, और उसी युद्ध के कीचड़ से क्रीमिया के युद्ध के कीचड़ से इटली का एकीकरण हुआ। कहते हैं, अर्जुन देव की किताब में भी है, कुल मिला के आप जो भी 90 वर्ड लिखेंगे उसमें ये 6 पॉइंट होने चाहिए। अगर वो 6 पॉइंट आपके 90 वर्ड या 100 वर्ड में है तो आपको एवब 65% मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। कोई नई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही एनसीईआरटी अर्जुन देव पर्याप्त है। बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो दीनानाथ वर्मा के 14 चैप्टर हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, 14 चैप्टर, उन 14 चैप्टर को स्थिरता से पढ़ लिए, 2 दिन का काम है तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री, आपका 2 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। बस उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है चीजों को कैसे लिखेंगे। तो जैसे ये हो गया, आगे देखिए, जर्मनी का एकीकरण, तो बिस्मार्क की पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड, रशिया का लीडरशिप, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ जो वॉर हुआ, और वही वॉरसाय का शीश महल और विलियम वन की ताजपोशी, और इसी वॉरसाय के शीश महल में जिस तरह जर्मनी ने फ्रांस की बेइज्जती की, इतिहास फिर दोहराया, फ्रांस ने भी जर्मनी की उसी तरह बेइज्जत की है। और उसके और पहले आइए तो जिस तरह नेपोलियन ने फ्रांस के शासक नेपोलियन ने जर्मनी की इज्जत उतारी, तो नेपोलियन का बदला बिस्मार्क ने लिया, और बिस्मार्क का बदला फिर आगे 1919 में लिया गया, और फिर इसका बदला हिटलर ने लिया। कहने का मतलब है 200 साल में आप देखेंगे तो इतिहास अपने आप को दोहराता रहा है। ये इसका एक बहुत बेहतरीन सवाल है, यही जो मैंने कहा, नेपोलियन का बदला बिस्मार्क ने लिया, और बिस्मार्क का बदला 1919 के वर्साई की संधि ने लिया, और इसी वर्साई की संधि का बदला हिटलर ने लिया। शानदार प्रश्न था आईएएस के जीएस का, मतलब कनेक्टिविटी जानना चाहता है कि आपने जर्मनी के एकीकरण और विश्व युद्ध की कनेक्टिविटी जानी है कि नहीं। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12th क्लास की एनसीईआरटी अर्जुन देव पर्याप्त है, बट उसके कॉन्सेप्ट को जानिए। कॉन्सेप्ट आ गया ना और लिखने आ गया ना तो आप बताएंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म हाइपर रूप में था, और किस तरह बैलेंसिंग ऑफ पावर के लिए वॉर लड़े गए और एक दूसरे की नीति इंप्लीमेंट होते रही, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड को तैयार किया। यही 4 लाइन है जो पूरे फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कनेक्ट कर देता है। यार देख लिएगा, नेशनलिज्म, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, बैलेंसिंग ऑफ पावर, वॉर एंड ट्रीटी एंड बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर ये 4-5 चीजें समझ में आ गई तो बस 4-5 क्रांतियां, और ये 2 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। पढ़िए, और लगभग 15 से 20 प्रश्न बनते हैं, उसको लिख डालिए, ऐसे ही हो गया। तरीका यही है तैयारी करने का। हाँ, आप किताब पढ़ते रहिए, फलाना किताब, ये किताब, वो किताब, तो फिर उसमें उलझ जाएंगे आप। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन की बात करें। अब जब पतन की बात आती है तो हम लिखते तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं। नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल सिस्टम, कोई ब्रिटेन से युद्ध नहीं करेगा, रूस पर आक्रमण किए, रूस का जाड़ा उनको फंसा दिया, सैनिक मर गए। फिर उसके बाद पूरे यूरोप में वो द्वंद्व छोड़ दिए, पेनिसुलर वॉर उसका है। फिर उसके बाद एक इनकी नेवल कमजोर थी, स्वयं की महत्वाकांक्षा और अहंकार, जो एम्बिशन और इनके ब्रीज हैं, और वाटरलू का युद्ध, एक अपराजय सम्राट का अंत, मतलब अल्टीमेटली डिफीटेड एंड यूरोपियन वंस कंसाइडेड विजिबल। 23 युद्ध लड़े उसने और 3 युद्ध में हारा था। 23। नेपोलियन के हारने का एकमात्र कारण नेवी नहीं थी। धरती पे उसको कोई हरा नहीं सकता था। उसके सेनापति ने कहा भी था कि नेवी बनाया जाए, तो नेपोलियन ने कहा नहीं, नेवी की कोई जरूरत नहीं है। नेपोलियन हारा क्यों? ये अफ्रीका ले ले और ये यूरोप ले ले, ये पूरा जीत चुका था, रूस पर आया। जब ये यहां से रूस से जीत के फिर ये मिस्र होके इधर आना चाह रहा था, उसके पास नेवी नहीं थी। ये तो कहिए एक व्यक्ति था यूरोप का, ब्रिटिश नेवी ऑफिसर नेल्सन, इसी ने नेपोलियन को चकनाचूर कर दिया। अगर नेपोलियन के पास नेवी रहती ना तो आज पूरी दुनिया फ्रेंच बोल रही होती। तो एक गलती, और वो ऐसी गलती है जो उसको समझ में नहीं आई। जैसे एक गलती हमारे मोदी जी कर दिए हैं, और उस एक गलती से मेरठ में क्या हुआ, और लोग अब उनको कह रहे हैं कि मोदी जी अब आप संन्यास ले लीजिए, अब आप पद त्याग दीजिए।
तो मोदी जी को भी नहीं पता था कि ये जो मैं करने जा रहा हूं ये मेरी गलती हो जाएगी। उसी तरह इंदिरा जी को भी नहीं पता था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हमको ले डूबेगा। उसी तरह राजीव गांधी को भी नहीं पता था कि एलटीटीई प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने में ये हो जाए। उसी तरह गांधी जी को नहीं पता था कि पाकिस्तान को इतना नोट दिला देंगे और हिंदुओं से मोल भाव करेंगे तो कोई आके हमको उड़ा देगा। किसी को नहीं पता रहता है भविष्य में क्या होगा। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक वक्त था जब सबके जेब में नोकिया हुआ करता था, तो गूगल ने कहा कि हमको मोबाइल में जगह दे दीजिए, जीमेल ने कहा कि हमको भी दे दीजिए, और एंड्रॉयड ने भी कहा नोकिया से कि हमको जगह दे दीजिए। नोकिया ने कहा तुम लोग का क्या काम है? कोई काम नहीं है, फोन मैं बना रहा हूँ, बातचीत मैं कर रहा हूँ, तुम लोग का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर ये लोग सैमसंग के पास गए, सैमसंग ने कहा ठीक है आ जाओ। तो जिस नोकिया ने कहा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, आज नोकिया का कोई फ्यूचर नहीं। उसी तरह नोकिया डूबा, सैमसंग उठा, सैमसंग भी धीरे धीरे डूब गया। उसी तरह एमआई, वन प्लस, ओप्पो, आज चाइनीज कंपनी ऊपर उठ रही हैं। उसी तरह एप्पल भी उठा, एप्पल भी डाउन हो रहा है, और एप्पल रोज इनोवेशन कर रहा है। एक मामूली सेल फोन, ये 7 या 8 हजार रुपए की ये एमआई का एक फोन है, शायद शायद ओप्पो का है। इसमें 250 से भी ज्यादा फंक्शन है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं गूगल, व्हाट्सएप, 4 या 5 फंक्शन यूज करते हैं, 250 तो इसमें है। तो टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत जबरदस्त होती है। नेपोलियन उस टेक्नोलॉजी से अपने आप को रूबरू नहीं कर पाए। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स का अधिकार हुआ क्योंकि उनके पास नेवी थी, उनके पास तोप था, उनके पास राइफल था। पूरे वर्ल्ड के पानी के ऊपर ब्रिटिशर्स का अधिकार था, और यह तब तक रहा जब तक कि कोई उड़ के ना आ गया अमेरिका। उसके पास एयरफोर्स था, बम की जगह परमाणु बम था। आज उसके पास गूगल है, फेसबुक है, पता नहीं क्या क्या है। तो तकनीक से दुनिया बदलती है, और तकनीक से ही बाबर जीता, और तकनीक से ही मुगल हारे। गुरिल्ला वॉर, शिवाजी, मराठा एम्पायर, या फिर बाहर के अटैक हुए। तकनीक बहुत बड़ी चीज होती है जो दुनिया को बदलती है। इजराइल जैसा छोटा सा देश पूरे वर्ल्ड के नाक में दम किया ड्यू टू टेक्निक। चाइना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100 साल आगे चल रहा है। कोई कहता है 10 साल, कोई कहता है 100 साल। आई डोंट नो व्हाट इज रियलिटी, बट 10 साल से 20 साल तक आगे चल ही रहा है। तो नेपोलियन के हार का सबसे बड़ा कारण था कमजोर नौसेना। हालांकि जो भी कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा है वो 4-5 कारण बताए जाते हैं, उसमें जानिए। महाद्वीपीय व्यवस्था, ये भी नेवी के चलते फेलियर हुई। रूस में जरूर वो फेलियर हुआ, 3 युद्ध। यूरोप में भी लगातार उसके प्रति जो उभर के आ रहा था नौसैनिक नेवी, उसकी महत्वाकांक्षा। अरे भाई 26 युद्ध में से 23 युद्ध जीता है, पूरा यूरोप अपने जेब में लेके चल रहा है, पूरे यूरोप का वो भाग्य विधाता है। तो यही तो उसकी महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा रहेगी तो अहंकार आएगा ही आएगा। वाटरलू खत्म हो गया, लेकिन आज भी यूरोप के इतिहास में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट में से एक पार्ट है नेपोलियन। मैं भी बड़ा इंप्रेस हूं उससे। आगे 14 नंबर पर आइए, कौन सा सवाल है? आरक्षण की अवधारणा भारत के सामाजिक आर्थिक संरचना में गहराई से जुड़ा है, विवेचना करिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन इज डीपली इंटरविंड, व्हाट इज द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंडिया डिस्कस। सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं, कैसे जुड़ा है? पहले इंट्रो देने के बाद आप बताएंगे कि रिजर्वेशन जुड़ा है, और ये आइडियोलॉजी देके जाता है कि हिस्टोरिकल रूप से भारत में जातीय व्यवस्था ने बहुत उत्पीड़न या भेदभाव किया है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन एक एफर्मेटिव एक्शन का काम करता है, सकारात्मक भेदभाव। पहला पॉइंट। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी जस्टिस की बात की गई है उसका एक ये मीडियम है। दूसरा लाइन डिस्कस करने के बाद बताएंगे, यह सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज और सोशल एम्पावरमेंट का एक इक्विपमेंट है। चौथा पॉइंट, यह सोशल मेंटेलिटी को चेंज करने का भी एक इक्विपमेंट है। पांचवा पॉइंट, ये जो भी सोसाइटी के वीकर सेक्शन हैं उनके एम्पावरमेंट का या उनके रिप्रेजेंटेटिव का भी एक मीडियम है, और यह मीडियम है सबका साथ सबका विकास का एक है। और कंक्लूड कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल टूल ऑफ सोशल इक्वलिटी, रिजर्वेशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल टूल ऑफ सोशल इक्वलिटी। शानदार प्रश्न है ना? अभी तक ये भी आईएएस में आया है, किसी और रूप में है,
लेकिन मैंने इसको एकदम इजी रूप में लिखा है कि आरक्षण की अवधारणा भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना से जुड़ा हुआ है। जानते हैं क्या लोग लिख के आएंगे इसमें? अभी टेस्ट पेपर हुआ तो मैंने ये बच्चों से पूछा, तो उन्होंने पूछा आरक्षण की जरूरत, और फिर मंडल कमीशन लिख करके चले आए, या आरक्षण के फायदे और नुकसान लिख के चले आए। बच्चों में यही प्रॉब्लम है, जानते सब कुछ है, समझते भी हैं, लेकिन प्रश्न को समझ के वर्ड लिमिट में लिख नहीं पाते हैं। यही 8 लाइन लिखना है, 200 शब्दों में 8 लाइन से ज़्यादा अगर आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन, आप देख ही सकते हैं। 15 नंबर पर फेमिनिज्म का जो मूवमेंट है वो कई तरह के प्रॉब्लम से रूबरू हो रहा है, या फेमिनिज्म मूवमेंट जो है फेसिंग मेनी प्रॉब्लम, एनालाइज। अगर आपने इस बार के एसे को देखा होगा 2024 के एसे को, तो उसमें आया था न्यू वुमन इज ए मिथ। वही है कि भारत के फेमिनिज्म को ये नहीं पता कि करना क्या है। दूसरा, ये टोटली एंटी इंडियन हो रहे हैं, विवाह परिवार नातेदारी को खत्म करो। भारत का फेमिनिज्म में रूरल इंडिया कहीं नहीं है, भारत के फेमिनिज्म में कोई प्लान नहीं है क्या होना है, भारत के फेमिनिज्म में इंडियन वैल्यू, विवाह परिवार नातेदारी सांस्कृतिक मूल्य जिम्मेदारी, ये कहीं नहीं है। हमारी माँ विलुप्त हो चुकी है, मेरी बहन भी विलुप्त हो चुकी है, और मेरी पत्नी भी विलुप्त हो चुकी है। इंडिया का फेमिनिज्म इस बात पर जोर दे रहा है, अकेले खाओ कमाओ खाओ, इंडिपेंडेंट रहो, सिंगल वुमेन इंडिपेंडेंट वुमेन, मदर विदाउट वुमेन सिंगल मदर, मदर विदाउट फादर, मदर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, mother without any family, mother without any social restriction, my body, my life, totally complete independent। और एक तो अभी फिल्म आई थी, उसने भी एक मिथक दिया कि औरतों की जिम्मेदारी मर्दों को खुश करना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक हजारों साल की हमारी माँ बहन पत्नी की परंपरा रही, उसको खत्म किया जा रहा है। यही ऐसे था, और आई थिंक मुझे लग नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस देने वाले लोग जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इस प्रश्न को लिख पाएंगे, चाहे वो ऐसे हो और चाहे वो ये क्वेश्चन हो, क्योंकि थॉट ही क्लियर नहीं है। वो अभी भी पैट्रियोटिज्म लिख के, प्रतिसत्ता लिख के चले आते हैं, ये वो इधर उधर। एक बच्चे ने तो ये भी लिखा, अब हमने अपने बेटियों को बेटा बनाया है तो अब बारी है बेटों को बेटियां बनाने की, तो बनाइए। बेटियां बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए तो हर तीसरी लड़की लड़का दिखने लगती है, तो उसका बिहेव भी लड़कों की तरह हो जाता है। ठीक उसी तरह आप हर पुरुष को अगर आप सजना संवरना, तो हर पुरुष करण जौहर के रूप में बदल जाएगा। अगले 50 साल में हर तीसरा पुरुष करण जौहर हो जाएगा, तो सृष्टि कैसे चलेगी? जो क्राइसिस यूरोप में है वही क्राइसिस घूम फिर के भारत में आएगी। तो ये प्रॉब्लम है, और इसी चीज को डील करना है। कैसे डील करेंगे? तो देख लीजिए, फेमिनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। What is the state and direction of the feminist movement in India and what is being criticized today? मतलब अभी भारत के फेमिनिज्म कहाँ जा रहा है और इसकी आलोचना क्यों होती है? तो सबसे पहले आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, दूसरा यूरोपियन अमेरिकन वोकिज्म, ये शब्द याद रखिएगा, उसका इम्पैक्ट, टोटली अर्बनाइज्ड एरिया पे सेंट्रलाइज्ड है, इंडियन कल्चर वैल्यू के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर फोकस है, सिर्फ यूरोप की जो चेंज हो रहे हैं उससे कोई सबक या सीख या अंडरस्टैंडिंग इनकी डेवलप नहीं हो पा रही है। ये कल्चरल कॉलोनिज्म का एक उपकरण या इक्विपमेंट होते जा रहे हैं, ये ब्रेकिंग इंडियन कल्चर का एक मीडियम हो रहे हैं, ये न्यू वुमन का एक मिथ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और कंक्लूड कर दीजिए, दिग्भ्रमित बदलाव की जरूरत, मूवमेंट इज ब्रोकन एंड नीड चेंज। अभी तक मैंने जितनी बातें बताई हैं ना, इसी को 8 लाइन में लिखना है, और अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप इस साधारण से दिखने वाले प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम हैं? आप ही हो या सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे नजरों में दोनों इक्वल हैं अभी स्टूडेंट के रूप में। नहीं है, 15-20 साल हो गए कॉपी जांचते हुए, पढ़ाते हुए, तो मेंटल लेवल पता है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सोशल चेंज की कोई भी अच्छी सी बुक नहीं पढ़ी है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हुई है। तीसरा, इलाहाबाद माफ करें प्रयागराज के बाजारू किताबों से आप अपनी मानसिकता बना रहे हैं। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले नोट्स जो बिक रहे हैं ना, ये
उससे आपका मेंस नहीं निकलने वाला, और जो आपको याद भी है वो भी नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया 4-5 शब्द, वो मेरे ऐसे की बुक में भी है और लगभग सोसाइटी के प्रत्येक लेक्चर में आपने सुना भी होगा, आगे भी सुनेंगे। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। इसी तरह सोसाइटी के हर एस्पेक्ट के बारे में, रिजर्वेशन हो, फेमिनिज्म हो, पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, माइग्रेशन हो, सोशल चेंज हो, सोशल मोबिलाइजेशन हो, सबके ऊपर 17 या 18 टॉपिक बनते हैं। सबके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए, तैयार हो जाएगा। नहीं करेंगे तो उलझते रह जाएंगे। अगर एक प्रश्न ऐसा आ गया ना, तो 4-5 प्रश्न अगर प्रत्येक पेपर में आ गए तो आप पिछड़ जाएंगे। एनीवे 16 नंबर पर आइए। आइडियोलॉजिकल लेवल पर सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म के बीच में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज क्या है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो आप ये बताइए कि इक्विलिटी के क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म क्या कहता है। साम्यवाद कहता है छीन लो, सारी संपत्ति राज्य की है। समाजवाद कहता है कि बराबरी होनी चाहिए, और पूंजीवाद कहता है जिसका है उसी का रहना चाहिए। एम्बिशन क्या है, तो एम्बिशन तीनों के बताने होंगे। एक का वर्ग विहीन समाज है, और एक है निजी संपत्ति बढ़ाते रहना, और एक है सोसाइटी में इक्विलिटी रहना। स्टेट का रोल क्या है, तो कैपिटलिज्म में स्टेट टोटली डिफरेंट रहता है, लेजिस फेयर की पॉलिसी आता है। लेकिन कम्युनिज्म में स्टेट का इंटरफेरेंस रोल रहता है, सोशलिज्म में भी रहता है। इनफैक्ट कम्युनिज्म में तो ऊपर से नीचे तक ब्यूरोक्रेसी। फिर उसी तरह गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में क्या रहता है। और फिर लास्ट 200 से ग्लोबल आइडियोलॉजी को ये मोटिवेट करते हैं। बस इतना है। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि इंडिकेटर क्या होते हैं। ये भी एनसीईआरटी के पॉलिटिकल थ्योरी से उठा के डाला गया है कि जो भी प्रोडक्शन के इक्विपमेंट होते हैं उनके एक तरीके से मालिकाना हक, उनके ऑनरशिप में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस रहता है। सोशलिज्म क्या कहता है कि इक्वलिटी लेके आना है, इसलिए स्टेट पर कंट्रोल होना चाहिए। कम्युनिज्म कहता है कि कास्टलेस सोसाइटी बनाना है, इसलिए पूरा प्रॉपर्टी पर कमांड होना चाहिए। और कैपिटलिज्म कहता है कि नहीं, प्राइवेट ऑनरशिप होनी चाहिए, फ्री ट्रेड मार्केट होना चाहिए और सबको प्रॉपर्टी अर्जित करने का हक है। ठीक उसी तरह वेलफेयर स्टेट, ब्यूरोक्रेसी और स्टेट का रोल। कम्युनिज्म कहता है कि वेलफेयर स्टेट का कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, जो पूंजीवादी अमेरिका वाले कहते हैं कि ये तीनों बेकार की चीजें हटा देनी चाहिए, बट सोशलिज्म वाले कहते हैं नहीं, ये रहना चाहिए। तो हम आधे सोशलिज्म वाले हैं और आधे कैपिटलिज्म वाले हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि नहीं, सबका साथ सबका विकास के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं भी चाहिए, तो ये स्टेट का वेलफेयर है। और ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए, बिना ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम कैसे चलेगा देश के नेताओं से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश के लीडर कैसे हैं और वो किस तरह क्या करेंगे। शानदार प्रश्न है ना, कॉन्सेप्ट के रूप में आईएएस में एक बार आ चुका है। इसी को एकदम इजी वे में करके आपके सामने दिया है। आगे आइए 17 नंबर पर, मॉनसून की सक्रियता से जुड़े हुए सभी आवश्यक क्रियाकलापों की चर्चा करें और भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। डिस्कस all the essential activities associated with monsoon activity, why considered to so important for India। आइए मानसून के बारे में कहते हैं। भाई ये 4 चीजों से ये जन्म लेते हैं। एवरीबडी नोन अबाउट इट, लो प्रेशर जोन, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज, और फिर अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ये 4 चीजें हैं। पहले आप पहले पैरा में ये चारों चीज आपके आने चाहिए। पैरा चेंज करेंगे, फिर बताएंगे भाई क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम का बैकबोन है, हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए यह जरूरी है। फिर हमारे देश में ग्राउंड वाटर या जल संकट ना आए या ग्राउंड वाटर मेंटेन रहे, उसके लिए जरूरी है। फिर हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। एनसीईआरटी की किताब में यह दिया हुआ है। उठाइए और कंक्लूड कर दीजिए, हो गया, इससे ज्यादा जरूरी है नहीं। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मिंट बाय एयर मैसेज, डिस्कस देयर वेरियस टाइप्स एंड इफेक्ट्स। क्या है भाई वायुपिंड, आइए डिस्कस करते हैं वायुपिंड क्या है, डिस्कस क्या करें। टेम्परेचर, मॉइस्चर के गुण हॉरिजेंटल रूप में सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक ये विद्यमान है। कैसे, तो ये 5 होते हैं। एक कॉन्टिनेंटल में ये ड्राई होते हैं, मैरीटाइम में ये रिच इन मॉइस्चर होते हैं, और ट्रॉपिकल में
ये गर्म क्षेत्र में ओरिजिनेट इन हॉट रीजन, और पोलर में ये कोल्ड रीजन होते हैं, और आर्कटिक में कोल्डेस्ट पोलर रीजन। ये 5 पॉइंट आप डिस्कस करेंगे, ये भी एनसीईआरटी से जुड़ा है। इम्पैक्ट की बात क्या करेंगे तो सारे वेदर के चेंज इनसे डिपेंड होते हैं, ये रेन और स्ट्रोम भी इनसे जुड़े रहते हैं, स्थानीय जलवायु भी इनसे जुड़ी रहती है। कंक्लूड क्या करेंगे, ये 2 चीजें हैं जिनके लिए यूज होते हैं। एक, जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर पैसिफिक वेदर सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर स्पेसिफिक वेदर के लिए, और सिस्टम ऑन द ग्राउंड और वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। ये 2 चीजें हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं और मौसम के लिए जिम्मेदार बताए जाते हैं। 19वें नंबर पर आइए, पूछ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से, एलपीजी से क्या इम्पैक्ट आया है सोसाइटी में। शानदार प्रश्न है। तो पॉजिटिव में हमारे यहाँ देश में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर वर्ग है, समृद्धि आई है, जो आईफोन लेने के लिए 2-2 किलोमीटर लाइन तक खड़ा में रह सकता है। फिर उसके बाद सोशल एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, जो भी समृद्धि आई है समाज में, एससी एसटी ओबीसी वुमेन्स के अंदर एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आया है। फिर हमारी लाइफ स्टाइल बदली है, अमेरिकन खाना, मतलब 20 सालों में हमारे खान पान पर पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव पड़ा है। पहले हमारा बर्थडे होता था तो पूड़ी और खीर बनती थी, और हमारे बच्चे का बर्थडे होता है तो कहता है आई हैड पूड़ी खीर, सिर्फ उसको बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन या मंचूरियन चाहिए, उसमें भी पिज़्ज़ा के कई सारे फ्लेवर चाहिए। फिर कई सारे नई अपॉर्चुनिटी मिली है। हमारे टाइम में बीएससी होता था या बीए या बीकॉम। जो गधे होते थे वो बीए पढ़ते थे, जो इंटेलिजेंट होते थे वो बीएससी पढ़ते थे, और जो और इंटेलिजेंट होते थे वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाते थे। अब बहुत सारी चीज़ें आ गई। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, सॉरी नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो जितने भी हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। रील बना के नाच रहे हैं हम, अमीरी और गरीबी की खाई भी बढ़ती जा रही है, सोशियो इकोनॉमिक इनक्वलिटीज़ बढ़ती जा रही है, माइग्रेशन बढ़ा हुआ है, रूरल से अर्बन, अर्बन से मेट्रोपॉलिटिशियन, और मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और मेट्रोपॉलिटिशियन से फिर फॉरेन ट्रिप में, और फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू। हम अपने माँ बाप, विवाह, परिवार, नातेदारी, सामाजिक संस्कार और सांस्कृतिक मूल्य सबको खोते जा रहे हैं। कंक्लूड क्या करेंगे, इंडियन सोसाइटी इज क्रैपिंग विथ आइडियोलॉजिकल क्राइसिस। भारतीय समाज इस समय के वैचारिक संकट से जूझ रहा है। मेरा सोशियोलॉजी रहा नहीं है, बट मेरी कॉमन सेंस थोड़ी शुरू से अच्छी रही है, क्योंकि मैं अखबार पत्र पत्रिकाएं खूब पढ़ता था। साधारण सा दिखने वाला सवाल है, लेकिन मैं जब बाजार के नोट्स देखता हूं तो मेरा मन दुखी हो जाता है कि आखिर 200 शब्दों में बच्चे को कैसे समझाएं कि वो एग्जाम में लिख के सेलेक्ट हो जाए। इसके लिए कोई ढंग का कंटेंट बाजार में है नहीं, और जो टीचर अच्छे से पढ़ाते भी हैं वो क्लासरूम तक लिमिटेड रहता है। ऐसी कोई इसमें बात नहीं है जो आप नहीं जानते, लेकिन मूल बात वही है कि अगर आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। आगे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन। भारतीय समाज में जो भी गरीबी आकलन मेथड है कई खामियों की शिकार रही हैं, या पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड जो है इंडियन सोसाइटी में सफर फ्रॉम सेवरल टेम। क्या लिखेंगे, आइए बता देते हैं। भारत में गरीबी आकलन के लिए योजना आयोग, दांडेकर, रथ, अलग, लकड़ावाला, तेंदुलकर, रंगराजन और नीति कमीशन, ये लिखना नहीं है। इन सब ने पॉवर्टी का मेजरमेंट किया। पहले कैलोरी बेस्ड आया, फिर हेड काउंट मेथड आया, फिर कप पर कैपिटा कंजम्पशन आया, आज मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है। कहने का मतलब है कि भारत में गरीबी आकलन के लिए 7 बड़ी कमिटियां बन चुकी हैं, तो 14, लेकिन ये 3 पे काम करती आई हैं। कभी भी भारत के गांव, असमानता, क्षेत्रीयता, रीजनल लेवल पर डिफरेंसेस, कास्ट बेस पर डिफरेंसेस, एरिया पर, जोग्राफिकल कंडीशन पर जो भी डाइवर्सिटीज हैं उनके लिए अलग अलग पैटर्न डेवलप नहीं किया गया। और भी कई तरह की चीजें हैं जो आपको बतानी है। इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनकम और कंजम्पशन मेथड ही बेस बनाया गया। दूसरा, सोशियो
इकोनॉमिक कंडीशन को नेगलेक्ट किया गया। तीसरा, रीजनल डिस्पैरिटी को भी ध्यान नहीं दिया गया, मतलब रीजनल डिस्पैरिटी के ऊपर भी उतना माइंडसेट नहीं क्लियर हुआ। और फिर जो गरीबी रेखा बनाई गई उसमें भी प्रॉब्लम है, इनडिक्वेट पॉवर्टी लाइन। और बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा निर्वाचित सरकारों के ऊपर, जो बताएं कि हाँ काम हो रहा है, गरीबी दूर हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो करंट एरा ऑफ कंट्रोवर्शियल कंटिन्यू, मतलब वर्तमान दौर में विवादों का दौर अभी भी जारी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए भी बताया। तो मूल बात यही है कि अभी भी पॉवर्टी को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। और इस बार तो हमारे वजीर आजम गरीबी आकलन या आंकड़े देने वाले जितनी भी संस्थाएं हैं सबको उन्होंने आउट कर दिया। अब रोज हम उनका चेहरा देखें, नारे लगाएं, कोई आंकड़ा नहीं आएगा गरीबी का, बेरोजगारी का या फिर कई अन्य और चीजें का। दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य, इतनी सारी बातें हुई। 20 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन रिलेवेंट हैं और उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। समझ तो गई होंगे। सारे बातचीत का जो केंद्र है वो इसी के ऊपर है कि हम कैसे लिखते हैं। अपनी तैयारी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने से ज़्यादा अपेक्षा है लिखने की कोशिश करना। और आज के इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको लग गया होगा, लगभग 90% टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा। बट इस 90% टॉपिक में क्या लिखना, कैसे लिखना, किस तरह लिखना, शायद इसके ऊपर आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। बात खत्म करते हैं। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है मर्जी आपकी। मैं कभी कुछ नहीं कहता, आज भी नहीं कहूँगा। थैंक यू।